दोस्तों, आप देख रहे हैं इंग्ला फैक्ट और आज जो हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं वो ये बताएंगे कि चीनी कैसे बनी, गन्ने की पैदावार कहाँ से शुरुआत हुई और शुगर मिल की स्थापना कैसे और कहाँ पर शुरू में हुई। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सुबह की चाय से लेकर गुलाब जामुन तक में मिठास चीनी से आती है। चीनी गन्ने से बनती है, लेकिन कभी कोई मिठाई या गन्ने का स्वाद लेते हुए आपके जहन में ये सवाल आया है क्या कि गन्ना सबसे पहले कहाँ उगाया गया, कैसे बनी होगी पहली बार गन्ने से चीनी? शायद नहीं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे गन्ने का इतिहास और गन्ने से चीनी बनने की कहानी के बारे में। गन्ने की खेती पूर्व 8000 साल पहले दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में न्यू गिनी के द्वीप पर हुई थी और इसके पास सोलोमन द्वीप समूह में फैली हुई थी। इसके 2000 साल बाद गन्ना इंडोनेशिया, फिलीपींस और उत्तर भारत तक पहुंच गया। चीन में गन्ना लगभग 800 ईसा पूर्व भारत से पहुंचा था। शक्कर की शुरुआत 8वीं शताब्दी के आसपास मुस्लिम और अरब व्यापारियों ने भूमध्य सागर, मेसोपोटामिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और अंडालुसिया में अब्बासिद खलीफा के दक्षिण हिस्सों में की। गन्ने के बारे में बताने वाली अंग्रेजी वेबसाइट च्यूइंग कैन के मुताबिक 1520 तक मैदानी क्षेत्र में गन्ने की खेती बढ़ रही थी। स्पेनिश एक्सप्लोरर कोर्टेज ने 1535 में उत्तरी अमेरिकी में पहली चीनी मिल की स्थापना की थी। जल्द ही इसकी खेती पेरू, ब्राजील, कंबोडिया और वेनेजुएला में फैल गई। 1547 में प्यूर्टो रिको में भी पहली चीनी मिल स्थापित हो गई। सन 1600 तक अमेरिका के कई हिस्सों में चीनी उत्पाद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आकर्षित उद्योग बन गया था। वेस्ट इंडीज के शर्करा द्वीप इंग्लैंड और फ्रांस के लिए आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हुए। शक्कर उस समय इतनी महंगी बिका करती थी कि लोग इसे विलासिता की वस्तु मानते थे। महारानी एलिजाबेथ अपनी मेज पर एक चीनी का कटोरा रखती थी और रोजाना भोजन और मसाले के रूप में चीनी का इस्तेमाल करती थी, ताकि वो ये प्रदर्शित कर सके कि वो कितनी धनवान है। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान कैरेबिया में गन्ना लाए थे। औपनिवेशिक काल में चीनी को कैरेबिया से यूरोप या इंग्लैंड भेजा जाता था। यहाँ रम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। इसको बेचने से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल निर्मित माल खरीदने के लिए किया जाता था, जिसे पश्चिम अफ्रीका भेजा जाता था। वहाँ से उस पैसे के बदले गुलाम खरीदे जाते थे और उन गुलामों को फिर कैरेबिया लाया जाता था और उनके गन्ने के खेतों में काम कराया जाता था। गुलामों की बिक्री से जो मुनाफा होता था उसे ज्यादा चीनी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसे यूरोप भेजा जाता था। 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच बॉयलिंग हाउसेज में गन्ने के रस से कच्ची चीनी बनाई जाती थी। ये बॉयलिंग हाउसेज पश्चिमी उपनिवेश के चीनी के कारखानों से जुड़े होते थे। उस वक्त ईंट या पत्थर के आयताकार बक्से की तरह मिठाइयाँ बनाई जाती थी, जिनमें नीचे की तरफ थोड़ी सी खुली जगह होती थी जहाँ से राख निकाली जाती थी। हर भट्टी के ऊपर की तरफ तांबे की 7 केतली या बॉयलर लगे होते थे। हर केतली पहले वाले से छोटी और ज्यादा गर्म होती थी। गन्ने का रस सबसे बड़ी केतली में होता था, जो गर्म होता रहता था। इसमें नींबू मिलाकर इसकी अशुद्धियाँ दूर की जाती थी। यहीं पर रस में ऊपर जो झाग बनता था उसे हटाया जाता था और फिर ऊपर वाली केतलियों में भेजा जाता था। आखिरी केतली में पहुंचते हुए गन्ने का रस एक सिरप में बदल जाता था। इसके बाद इसे ठंडा करने की प्रक्रिया होती थी और इसी प्रक्रिया में सिरप ठंडा होकर गुड़ के टुकड़ों में बदल जाता था। इसके बाद लकड़ी के बैरल, जिन्हें हॉग शेडूस कहा जाता था, में इसे इकट्ठा करके इसे साफ चीनी बनाने
के लिए क्यूरिंग हाउस में भेज दिया जाता था। पश्चिम अमेरिका के गुलाम 1833 में आज़ाद हो गए और इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के गन्ने के खेतों में काम करना बंद कर दिया। इसके बाद वहाँ के गन्ना खेत मालिकों को नए मजदूरों की ज़रूरत पड़ी और उन्हें ये मजदूर कम दामों में चीन, पुर्तगाल और भारत में मिले। इन मजदूरों को एक निश्चित समय के लिए अनुबंधित करके वहां ले जाया जाता था। मजबूर श्रम। राष्ट्रीय अभिलेखकार ब्रिटिश सरकार की 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक 1836 में भारत का मजदूरों से भरा हुआ पहला जहाज इंग्लैंड गया। गन्ने के खेतों में काम करने के लिए भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के कई हिस्सों के लोग ब्रिटेन चले गए। अभी भी यूनाइटेड किंगडम के कुछ द्वीपों में एशियाई प्रवासियों की आबादी 10 से 50% के बीच है। ऑस्ट्रेलिया के मानव अधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान क्वींसलैंड अब ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है। 1863 से 1900 के बीच गन्ने के खेतों में काम करने के लिए 50,000 से 62,500 लोग दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह से आए। 16वीं सदी तक चीनी की कीमतें बहुत ज्यादा थी और इसे विलासिता की निशानी माना जाता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद इसके दामों में काफी गिरावट हुई और इसके दो कारण थे। पहला, मठों के खिलाफ एक सुधार आंदोलन के कारण शहद, जो कि मिठास के लिए नियमित तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, की सप्लाई बंद हो गई। ये शहद के मुख्य उत्पादक थे। दूसरा, 16वीं सदी के बाद चीनी की आपूर्ति में काफी बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा यूरोप के निवासियों को एक और बात के बारे में पता चला कि फलों को चीनी में सुरक्षित करके रखा जाए तो इससे जैम बनाया जा सकता है। चीनी का यह उपयोग प्राचीन भारतीयों, चीनी और अरबों ने शुरू किया था, जिनकी कच्ची चीनी तक अधिक पहुंच थी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लाजमी बताइए, और जो इस चीज़ से वाकिफ़ थे गन्ने की पैदावार के बारे में या मज़दूरों को यहाँ से ले जाने के बारे में, तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। और मेरे प्यारे भाइयों, आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छे लगे तो फिर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।